गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराज इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं फिर से आपका टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंथर या माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। इसमें देखिए, आपको देख सकते हैं कि दो लोब है, एक आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम फिलामेंट बोल रहे हैं, मतलब कि एंथर और फिलामेंट में डिवाइड रहता है। फिर ये देखिए, ऊपर जो है टू लोब्स के एंथर हैं और फिलामेंट है। ये टू लोब है इसलिए हम इसको बाई लोब्ड बोलते हैं, ठीक है। बाई लोब्ड मतलब दो लोब वाला। और फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि इन दो लोबों में जो ये दो लोब्स हैं, ये 4 चैम्बर्स में डिवाइड हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से इसका जब टीएस काटा गया तो इस तरह से 4 चैम्बर, तो इसे हम डाईथीकस बोलते हैं, मतलब कि एक लोब में दो पार्ट, तो इसे हम डाईथीकस बोलते हैं। ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन होते हैं और जिसे हम माइक्रो स्पोर बोलते हैं, और ये जिसमें रहते हैं उसे माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक बोलते हैं। मतलब कि जिसमें माइक्रोस्पोर रहते हैं उसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक बोलते हैं। ये पूरा का पूरा पोलन सैक है। और फिर आप यहाँ देख सकते हैं लाइन ऑफ डेसेंस, मतलब कि जो पार्टीशन का लाइन होता है, मतलब जो कहने का मतलब है कि जब इनका वो होता है, क्या कहते हैं कि जिसमें ये छिटक छिटक के दूर दूर तक जाते हैं, जैसे फटता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस जो होता है ना, तो ये लाइन ऑफ डेसेंस पर ही होता है। इसमें क्या होता है कि स्प्लिटिंग या रप्चर ये होता है, मतलब कि ये फट जाता है और फटने के बाद इसी लाइन से फटता है और फटने के बाद पोलन ग्रेन्स निकल कर बाहर चले जाते हैं और दूसरे प्लांट के फ्लावर पर पहुंच जाते हैं। तो ये रप्चर होता है और तभी वो बाहर निकल पाते हैं, नहीं तो बाहर कैसे निकलेंगे? निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। जब निकलेंगे नहीं बाहर तो फिर पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी नहीं होगा। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम का टीएस मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे भी बताया था और यहाँ पर भी आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेबडम एंड पोलन ग्रेन। बीच में आप पोलन ग्रेन देखोगे, है ना। एपिडर्मिस देखो बाहरी लेयर, उसके बाद फिर इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर आपका या टेपटम उसी को बोलते हैं। उसके बाद और फिर ये टेप्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होता है पोलन ग्रेन का, फिर आपको बीच में पोलन ग्रेन मिलेगा। अब ये जो सेल ऑफ टेप्टम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड नॉरिश डेवलपमेंट पोलन ग्रेन। इसमें क्या होता है कि टेप्टम जो होता है वो कवर किए रहता है पोलन ग्रेन को, जिससे पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है और पोलन ग्रेन उसमें डेवलप होते हैं। एक ग्रुप ऑफ कम्प्लीटली अरेंज्ड सेल कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। और ये ग्रुप जो सेल का जो ग्रुप होता है ना, कहने का मतलब है कि कम्प्लीटली अरेंज्ड सेल, जो एक व्यवस्थित क्रम होता है कोशिकाओं का, उसे हम स्पोरोजेनस सेल टिश्यू बोलते हैं, सॉरी टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, आप जानते होंगे। ऑक्युपाई सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। और जितने भी माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं उनमें जो बीच का सेंटर का स्पेस होता है ये उसको ऑक्युपाई करता है, मतलब घेरता है। फिर है सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू जो होते हैं आपको बताए गए। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। अब देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में होता क्या है कि एक पॉलिन मदर सेल होता है, डिप्लॉयड होता है। आपको डिप्लॉयड हैप्लॉयड बताया गया आपको, फिर मत पूछिएगा, है ना। तो डिप्लॉयड जो होता है वो जो पॉलन मदर सेल होता है डिप्लॉयड होता है। और उसके बाद फिर मियोसिस फर्स्ट होता है, ये 2 सेल स्टेज होता है। फिर मियोसिस सेकेंड, 4 सेल, ये मतलब कि जब इनका मियोसिस होता है तो ये हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि आधी हो जाती है ना गुणसूत्र की संख्या, तो उसे हम हैप्लॉयड बोलते हैं। और इसके बाद फिर आप देखोगे कि मैच्योरेशन ऑफ पॉलन, किस तरह से ये मैच्योर होते हैं। देखो, माइक्रोस्पोर होता है ना, ये देखो आपका हैप्लॉयड है, मीन्स एन है। फिर मियोसिस हुआ, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जेनरेटिव न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और बाइसेलुलर पोलन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। फिर मियोसिस सेकंड में क्या होता है कि यहाँ आप ट्राई सेलुलर पोलन देखेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर सेट एट 2 सेल्ड स्टेज, मतलब कि यहाँ पे 2 सेल्ड स्टेज देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म मतलब आवृतबीजी पौधों में। आवृतबीजी पौधों का मतलब ऐसे बीज जिन पर आवरण पाए जाते हों उन्हें हम आवृतबीजी प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं।
आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन की बात अगर हम करें तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन में आप देख सकते हो कि जर्मपोर, एक्साइन, एंटाइन आपको बताया गया, सब कुछ बताया गया, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ रहा होगा। और जेनेटिव न्यूक्लियस एंड पोलन ट्यूब न्यूक्लियस दोनों आप देख सकते हो यहाँ पे। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेट्स, और ये पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके बाद फिर हम एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था कि एक्साइन मतलब कि जो वाह्यचोल होता है ना पोलन का, वो स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। मतलब कि ये क्या होता है कि बहुत से कार्बनिक पदार्थों के लिए रेजिस्टेंट का काम करता है, मतलब कि अंदर नहीं जाने देता है, नहीं तो वो नष्ट हो जाए, है ना। फिर है इंटाइन मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। जो इंटाइन लेयर होता है, एक्साइन के बाद इंटाइन लेयर है ना, वो सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना हुआ होता है। एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स। फिर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। पोलन ट्यूब कम्स आउट थ्रू जर्म पोर ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो देखो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन जब होता है तो वहाँ से पोलन ट्यूब कम्स आउट थ्रू जर्म ट्यूब। ये जो जर्म पोर आप देख रहे होंगे, जर्म पोर मतलब आप यहाँ देखोगे कि जैसे एक्साइन और इंटाइन के बीच में देखो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कट है ना, आपको जर्म पोर वहाँ लिखा हुआ भी है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि जैसे देखो पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। Palynofossils. Fossil pollens helps in exploration of petroleum spots. देखिए पोलन ग्रेन को हम फॉसिल के रूप में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है, मतलब स्पोरोपोलिन एक हार्ड मटेरियल होता है जो इसको नष्ट होने से बचाता है, ठीक है। तो इसको हम फॉसिल के रूप में मतलब जीवाश्म के रूप में स्टोर कर सकते हैं बाद के लिए भी। आगे है कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन। देखो जर्मिनेशन का पोलन का जर्मिनेशन कैसे होता है। देखिए पोलन का जर्मिनेशन होने के लिए देखिए इससे पहले आपको बताया गया था कि जनरेटिव न्यूक्लियस एंड ट्यूब न्यूक्लियस दो स्ट्रक्चर्स पोलन ग्रेन में कंप्लीटली डेवलप होने लगते हैं। तो जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वहाँ से एक पोलन ट्यूब जनरेट होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे पोलन ट्यूब जनरेट हुआ है। इसके बाद जनरेटिव न्यूक्लियस आप देख सकते हो, और मेल गैमेट भी देख सकते हो, दो मेल गैमेट होते हैं और एक जेनेटिव न्यूक्लियस होता है। देखिए स्पर्म न्यूक्लियाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब जो दो मेल गैमेट होते हैं तो स्पर्म न्यूक्लियाई, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए? डबल फर्टिलाइजेशन के लिए। आगे हम आपको बताएंगे डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लासेस में। और ट्यूब न्यूक्लियस क्या करता है? ट्यूब न्यूक्लियस गाइड ग्रोथ पोलन ट्यूब टुवार्ड्स ओवरी। मतलब कि ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है ना, वो गाइड करता है, किसको गाइड करता है? पोलन। ये ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है वो गाइड करता है किसको? पोलन ट्यूब के ग्रोथ को। ट्यूब न्यूक्लियस डिजेनरेट आफ्टर पोलन ट्यूब, ओवरी के पास जो पहुंचता है पोलन ट्यूब तो वो डिजेनरेट हो जाता है। अब देखिए यहाँ से आपने बहुत सारी चीज़ें जान ली। इसके बाद अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। और देखिए इस तरह से आपका रिपीट भी हो गया और मेरे ख्याल से आपके समझ में भी आया होगा। आप एक बार फिर से वो वीडियो देख लेंगे और यहाँ भी जो कुछ बताया गया उसको भी एक बार ट्राई कर लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।